अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं हरमीत सिंह का यूट्यूब चैनल यानी हरमीत सिंह स्पीक। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज अगर बात की जाए तो इतवार की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। मज़ाहमत ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। गोलान में इसराइली फ़ौज में इजाफा। शामी बागियों का सहूलतकार इसराइल। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हम जो है कोशिश करते हैं कि वहाँ से वो सारी खबरें आपकी तरफ लेके आए जिसके आप मुंतज़िर होते हैं। गज़ा की सूरत हाल पर इस वक्त बात करते हैं। मज़ाहमत की जानिब से इसराइली फ़ौज के एवियो मैक्स ड्रोन को मार गिराया और इस पर कब्जा कर लिया गया जब वो शुमाली गज़ा की पट्टी की फ़िज़ाइयों में इंटेलिजेंस मिशन अंजाम दे रहा था। मगरबी किनारे में भी झड़पें तेज़ हैं। नाबलस मकबूजा मगरबी किनारे के बालाता कैम्प के करीब इसराइली काबिज अफवाज को ज़ोफ़ी धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया है। नाबलस मकबूजा मगरबी किनारे के हाशाशेन महवर पर इसराइली फ़ौज को गोलियों और धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसराइल इन्फेंट्री फोर्स पर घात लगाकर हमला किया गया। नाबलस के मशरक़ इलाके में और मकबूजा मगरबी किनारों के बालाता कैंप पर भी हमला करने वाली इसराइली फ़ौज का सामना जो है गोलियों, धमाका खेज मवाद और भारी भरकम तोपखानों से किया गया। हालात वहाँ स्टिल कशीदा हैं। हालात ख़तरनाक है। एक तरफ तो ठठरती सर्दी है और खाना पीना, मेडिसिन, डॉक्टर का अमला, शदीद हालात वहाँ पे ख़राब हैं, तो दूसरी जानिब जो है सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मज़ाहमत जो है वो आराम से नहीं बैठी और मज़ाहमत के वार उसी तरह तेज़ी से चल रहे हैं और वार कम होने के बजाय उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमारी कोशिश होती है कि आपको वहाँ के हालात से भी बाखबर रखा जाए और आपको बता दिया जाए कि इस वक्त गज़ा में क्या हो रहा है। बल्कि गज़ा में हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमलों में कमी आने के बजाय तेज़ी आई है और बहुत सारी खबरें जो इसराइल इस वक्त उनकी मीडिया कोशिश करता है नहीं दिखाता है, लेकिन हकीकत जो है वो सामने आ जाती है और बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, बहुत सारे 200 के करीब शहीद हो चुके हैं सहाफ़ी। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में वस्ती गज़ा के नसीरात पनागज़ीन कैम्प में 6 बच्चों और 5 ख़वातीन जो हैं समेत 20 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि शुमाली गज़ा के बेतलाबिया में इंडोनेशियन अस्पताल इसराइली हमले के ज़िद में, जहाँ कमाल उद्वान अस्पताल और उसके करीब एक सिलसिलावार फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 29 अफराद शहीद हो चुके हैं। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो ना अस्पताल को बख्शा जा रहा है, ना किसी कैंप को बख्शा जा रहा है और अभी वहाँ पे मसला ये हो रहा है कि डॉक्टरों की कमी आ रही है। अमला मुसलसल शहीद हो रहा है और उसमें बच्चे जो हैं वो भी यानी बड़ी तादाद बच्चों की फिर बग़ैर एनेस्थीसिया के लोगों की सर्जरी की जा रही है, जो बड़ा मुश्किल है। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी सर्जरी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरी नहीं होती है, यानी वो बेचारे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके हल साल की सी यानी एक उंगली भी अगर टूट जाए तो कितनी तकलीफ में आप मुब्तला होते हैं। लोगों ने गोलियाँ खाई और इसी तरह वो उनके खून बहते हुए खून से वो बड़ी मुश्किल में हालत में और उनको पट्टियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती, आपको पता है ट्रीटमेंट उस तरह सही तरीके से नहीं हो रहा है। काबिज इजरायली फौज का कहना है कि वो मकबूजा गोलान की पहाड़ी में फोर्सेस की तैनाती जारी रखे हुए। एक फौजी बयान में कहा गया कि मकबूजा इलाके में दिफाई मिशन के लिए इजाफी फोर्सेस को मजबूत करने का फैसला किया गया है, जो शाम के साथ गैर रस्मी सरहद के करीब वाक़ है। बयान में मजीद कहा गया कि फोर्सेस के मजबूत इलाके में दिफा को मुस्तहम करने और एक सेक्टर में मुख्तलिफ हालात की तैयारी यकीनी बनाना है। काबिज फौज ने कल भी ऐसा ऐलान किया था जब उसने 1970 से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा शामी इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर, जो शाम में खाना जंगी के दौरान लड़ाई में इजाफे की वजह हुआ है। अब कुछ खबरें ये आ रही हैं, शाम के कुछ खबरें लिखते हैं, कुछ अखबारात लिखते हैं कि इसराइल जानबूझकर इस जंग से फ़ायदा उठा रहा है। जहाँ पे बागी जो है ज़्यादा उनकी रश है या ज़्यादा तादाद में है, उन इलाकों में इसराइल आगे की तरफ बढ़ रहा है और बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वक्त में जहाँ पर मैं ये बात आप लोगों की याद दहानी के लिए कर रहा हूँ कि गज़ा झुलस रहा है, जल रहा है, ऐसे हालात में
شام پر حملہ ہوتا ہے اور پھر اسرائیل اپنے بارڈر کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن وہ جو سو کارڈ مجاہدین ہیں وہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ اسرائیلی آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے، کس سوچ کے تحت اس سب چیزوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں چھپی نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی پٹی میں فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا، جہاں نصف ملین سے زائد فلسطینی موسم سرما کی آمد کے ساتھ بدتر حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوچارک نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ غزہ میں تقریباً 5,45,000 افراد ٹوٹے ہوئے مکانات، عرضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، جس سے اس بات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ ہزاروں ترپال اور مرمتی سامان بغیر کسی تاخیر کے غزہ میں محفوظ طریقے سے پہنچایا جائے۔ دوچارک نے اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ UNFPA کے حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 50 ٹرک ضروری سامان جیسے کمبل، جنریٹر، ادویات اور جراحی کے آلات لے کر کئی ہفتوں سے مصری سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طرف تو جتنی بھی NGOs کام کرتی ہیں، سامان لے کے جاتی ہیں، وہاں پہ چاہے وہ اردن ہو یا مصری ہو، وہاں کے حکام پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت طلب کرتے ہیں، پھر آگے اسرائیلی فورسز رشوت طلب کرتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ایک دوست جس کے بیٹے اس وقت غزہ میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مال پہنچاتے پہنچاتے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں سارے پیسے جو ہمیں رشوتوں میں دینے پڑتے ہیں، خاص کر مصری بارڈر پہ۔ مصر کے جو فوجی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اردن کے فوجی وہ بھی مسلمان ہیں، آگے جو لڑ رہے ہیں، بھوک سے لڑ رہے ہیں، ننگ سے لڑ رہے ہیں، ٹھٹرتی سردی سے لڑ رہے ہیں، گولیوں سے لڑ رہے ہیں، بارود سے لڑ رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ بہرحال یہ سچویشن ہے۔ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے باغی شامی حکومت کے افواج اور ان کے اتحادیوں کے خلاف شدید لڑائی جاری ہے۔ انہوں نے حلف اور حما پر قبضہ کر لیا ہے، جو بالترتیب ملک کے دوسرے اور چوتھے بڑے شہر ہیں، اور حماس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، جو دمشق کو اسد کے ساحلی علاقوں سے ملانے والا ایک اہم شہر ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق باغی گروپ ایک اہم رہنما نے انٹرویو میں کہا کہ ہم خطے میں ہر کسی کے ساتھ دوستی کے لیے تیار ہیں، بشمول اسرائیل۔ ہمارے لیے صرف دشمن اسد حکومت ہے، حزب اللہ اور ایران ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب باقی معاملات آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے بیان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب ہم اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم امریکہ سے تعلق رکھیں گے، ہم دوسرے ممالک، لیکن جس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے وہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، غزہ کے حق میں لڑ رہا ہے۔ ایران کس کے حق میں لڑ رہا ہے؟ اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، غزہ کے حق میں لڑ رہا ہے۔ یمن کس کے حق میں لڑ رہا ہے؟ غزہ کے حق میں لڑ رہا ہے، اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو باغی ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم جو ہیں ان ممالک کے خلاف لڑیں گے۔ پھر آپ سمجھدار اگر ہیں تو آپ کو اشارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا دماغ کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کس نے شروع کی ہے، کس کو کیا فائدہ ہے، کون کس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔